हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आपने जो मैंने कल आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा चैप्टर डिस्कस किया था, आपने पूरा व्यूज देख लिए होंगे उसके। कोई कल के चैप्टर में पूरे के पूरे सारे के सारे फार्मूले डिस्कस कर दिए थे। आज मैं आपसे कोशिश करूंगा कि जो बेस्ट क्वेश्चंस बनते हैं ना आपके चैप्टर से, जिससे पूरे चैप्टर की रिवाइजन एकदम बढ़िया से हो जाए, वो 20 से 30 क्वेश्चन के बीच में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सारे फॉर्मूले के मैं यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करूंगा, और आपने भी ये क्वेश्चन जो है ना, ये बिल्कुल प्रॉपरली आपने ढंग से ट्राई कर लेने हैं। और मैंने जो अपना टेलीग्राम चैनल है ना, नीट 20 VKT के, उस पर मॉर्निंग में क्वेश्चन बच्चों डाल दिए थे। और आज मैंने स्ट्रेटेजी में आपको डिस्कस की है कि 50 डेज में मैं अपना वीडियोस कैसे कैसे प्लान करने वाला हूँ, और कैसे कैसे करके आपको मैं रिवाइज कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप उसको जरूर देख लेना बेटा। और दैट इज माई सेल्फ विजय कुमार, आप सभी लोग मुझे जानते हैं। और मैंने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है कि मैंने 20,000 स्टूडेंट्स को या इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो मैंने मेंटर्ड किया है, उसके बेस पर मैंने जो वीडियो बनाया है कि हम कैसे 50 डेज की प्लानिंग करने वाले हैं, आप देख लेना। और अब मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ यार, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के। और कल हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स पर थ्योरी एक साथ करके। ठीक है, कल का क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आज हम लोग सारे के सारे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे, जिससे आपका चैप्टर मैक्सिमम रिवाइज हो जाए, वो करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। और उससे पहले बच्चों, जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर दें, उसको आप ज्वाइन कर लें। जो टेलीग्राम चैनल है बच्चों, वो ये अपना ये है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लें। इस पर डेली में क्वेश्चंस डालता हूँ, डेली की डेली, तो इसको आप 100% ज्वाइन कर लें। इसका फायदा क्या होगा, आपको डेली की डेली क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, और डेली की डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे। और आप एट द एंड ऑफ द वीक उसमें जो क्वेश्चन मुश्किल से लगेंगे, या जो कमेंट बॉक्स में आप बोलेंगे कि क्वेश्चन सबसे नहीं सॉल्व हुआ है, उसकी मैं डाउट क्लास लूंगा सैटरडे को जी। और साथ में आप जो यूट्यूब चैनल है उसको भाई लोग सब्सक्राइब भी कर दें। तो जितना आप मैक्सिमम और जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, उतनी जल्दी मैं आप लोगों के लिए यार लाइव सेशन से लेके आऊंगा। मेरा बड़ा मन है कि आप लोगों के सामने मैं लाइव आऊं, लाइव सेशंस में लाइव चैटिंग करेंगे, लाइव बात करेंगे, लाइव डाउट डिस्कस करेंगे। एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन डायपोल के बारे में आया हुआ है। ठीक है, तो डायपोल के बारे में आप सभी लोग जानते हो। क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर दूंगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात, आपको पता था कि डायपोल जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, ये आपको बात मालूम होनी चाहिए। और डायपोल मूवमेंट का फार्मूला तो सभी को पता ही होता है कि उसका फार्मूला होता है चार्ज इन टू में सेपरेशन। अगर सेपरेशन 2 है तो 2 ले लो, और ए है तो ए ले लो। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन को दे रखा है, हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्यू है और -2 क्यू है। मतलब हमारे पास एक ऐसे करके ट्राइंगल है, देखो ध्यान से, हमारे पास एक ट्राइंगल है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मैं इसी के बेस पे आपसे एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आज। ठीक है, ध्यान सुनना। क्वेश्चन है कि मान लो हमारे पास ये चार्ज -2 क्यू है। अच्छा, -2 क्यू को मैं लिख दिया -क्यू और -क्यू, और बाकी चार्ज हमारे पास है +Q और +Q, और जो हर एक साइड है हमारे पास वो है L। राइट, अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। मुझे डायपोल मोमेंट निकालना है। देखो, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इस सिस्टम में, अब देखो ध्यान से, अगर देखो इस सिस्टम में कितने डायपोल्स बन रहे हैं। नेगेटिव से जब भी पॉजिटिव का पेयर बनेगा तो एक डायपोल तो ऐसे बन जाएगा, तो एक डायपोल तो बन रहा है ऐसे करके, बन रहा है ना। अच्छा, इसमें बताओ एक और पेयर बन रहा है, देखो ऐसे करके एक और पेयर बन रहा है ऐसे करके, और इनके बीच का एंगल बनेगा 60 डिग्री का। कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल है। अच्छा, एक बात जो मैंने पहले कई बार बताई है आप लोगों को, कई बार याद कर लो यार, कि जब भी दो वेक्टर्स की वैल्यूज बराबर हो, जब भी दो वेक्टर्स की वैल्यूज बराबर हो, कोई भी वेक्टर हो, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, कुछ भी हो, अगर वेक्टर्स की वैल्यूज बराबर हैं और एंगल 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, देन इन दैट केस द रिजल्टेंट वेक्टर वैल्यूज इज f√3। जो भी वैल्यू आएगी उसको √3 से इंटू कर दो सीधा सीधा, अगर वैल्यूज बराबर है और एंगल 60 डिग्री का है। और इफ दिस एंगल इज नॉट 60 डिग्री, इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री,
इन दैट केस जो भी वेक्टर्स बराबर बराबर हैं उसको √2 से इंटू कर दो, जल्दी होगा, नीट में रिजल्ट जल्दी आएगा, टाइम नहीं लगेगा हमको आंसर निकालने में। पर कंडीशन ये ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर हो, और अगर मान लो एक ऐसे करके है और एक ऐसे करके है और एंगल 120 का है, तो जो भी रिजल्टेड आएगा ना उतना ही आंसर आएगा। अगर ये एफ है और ये भी एफ है तो आंसर भी एफ ही आएगा भाई। क्या मेरी बात समझ आ रही है भाई? तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन ना जल्दी सॉल्व होगा। 45 क्वेश्चंस करने के लिए 1 घंटा मिलता है, और आप लोग यार 1 घंटा नहीं देते हो, पता तुम लोगों को। आप लोग बायो में बहुत टाइम दे देते हो, 1 घंटे से भी ज़्यादा दे देते हो, फिर बाकी टाइम केमिस्ट्री में 1 घंटा दे देते हो, फिर इसके लिए बचता है 45 मिनट्स या 40 मिनट्स, और वो आप आधे घंटे में ख़त्म कर देते हो। तो प्लीज़ यार ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और जल्दी फिजिक्स करनी है तो ऐसे पॉइंट याद करने पड़ेंगे, ऐसे पॉइंट याद कर लो, फायदे में रहोगे, ठीक है। तो भी आपको कम से कम फिजिक्स में यार ज़्यादा टाइम मत दो, पर कम से कम 50 मिनट तो देने पड़ेंगे। आप 50 मिनट दोगे तो कम से कम फिजिक्स के अंदर आप 35 से 40 क्वेश्चन आप ढंग से कर सकते हो। क्योंकि मान के चलो कि 22 क्वेश्चन आपके ना डायरेक्टली आते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली का मतलब सोचते हो ना आप लोग, सीधा फार्मूला बेस होगा। मैं तो कहता हूँ जब पेपर पढ़ो ना, पेपर देखो तो सीधे उस नज़र को देखो ध्यान से कि फार्मूला बेस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करो। वो 22 क्वेश्चन को देखने में आपको 30 मिनट लग जाएंगे, 30 से 35 मिनट आप वो क्वेश्चन कर लोगे आराम से, मतलब ठीक है। और बाकी टाइम में बाकी क्वेश्चन, तो 22 से 25 क्वेश्चन जो आपके होते हैं सीधे फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो कम से कम 50 मिनट दो यार अपने आप को, ठीक है, पेपर के लिए। और ज़्यादा दे सकते हो ज़्यादा वो बेटर है, क्योंकि फिजिक्स में टाइम कंज्यूम होता है यार, टाइम कंज्यूम तो होता है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है आप लोग फिर भी बायो को ज़्यादा टाइम क्यों देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बायो को बहुत अच्छे से आती है यार, ठीक है। और आपकी कोशिश होती है कि उसमें हम लोग बढ़िया स्कोर कर दें कम से कम। मैं भी जानता हूँ कि आप लोग बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं यार, ठीक है, कोशिश करें। क्योंकि बायो में सब बच्चे चाहते हैं कि हम 300 प्लस से स्कोर ज़्यादा करें, 330, 340, 350। तो बायो स्कोरिंग है, लेकिन फिजिक्स में आके बात फंस जाती है, ठीक है। तो फिजिक्स में स्कोरिंग बनाओ, बढ़िया बनाओ, प्रैक्टिस करो बराबर से, मस्त प्रैक्टिस करो यार। और मेरे साथ डेली आके ना जो मैं क्वेश्चंस डालता हूँ उन क्वेश्चंस की प्रॉपर बराबर प्रैक्टिस करो आप। तो ये बात सबको समझ आ गई भाई कि ये f√3, ये f√2 और ये आंसर f बन जाएगा। तो इसमें अगर ये डायपोल मोमेंट p है मान लो, और ये भी डायपोल मोमेंट p है, तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, p इंटू में √3 बन जाएगा। अच्छा, p क्या होता है, डायपोल मोमेंट, चार्ज इंटू सेपरेशन, चार्ज q है, सेपरेशन l है, √3 से इंटू कर दो, आ गया ना आपका आंसर QL √3। तो इसके बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपको ऑप्शन मिल जाएगा जी। तो चलो इसके बेस में आपसे मैं एक पॉइंट और डिस्कस छोटा सा कर लेता हूँ। अच्छा, कई बार मान लो क्वेश्चन ऐसे करके आगे सपोज करो, मान लो आपसे बोलते हैं कि क्वेश्चन ऐसे करके है कि हमारे पास एक चार्ज सपोज करो ऐसे करके है, एक ऐसे करके है, और एक मान लो ऐसे करके है। क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है यार, कैसे भी बन सकता है। बोला यहाँ पे -3q चार्ज है, यहाँ पे +q चार्ज है, यहाँ पर +q चार्ज है, और यहाँ पर +q चार्ज है। आपसे बोला कि ये 90 डिग्री का एंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री का आपसे क्वेश्चन बोला ये वाला। अब ये एंगल 90 डिग्री का है, फिर बोला कि ये जो एंगल है मान लो सपोज करो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन और चेंज करता हूँ, थोड़े एंगल क्लियर कर देता हूँ, वरना ये एंगल 360 से ज़्यादा बन जाएंगे। ये ऐसे करके है, ये ऐसे करके है, और ये ऐसे करके मान लो, ये ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके है। ये -3q है, ये +q है, ये +q है, और ये +q है, राइट। और हर एक पेयर में एंगल 120 का है, ये एंगल भी 120 का है, ये एंगल भी 120 का है, और ये एंगल भी 120 का है। तो क्वेश्चन खत्म है। आपको पता है ये -3q है, और मान लो हर एक साइड सपोज करो l है। अब ये अगर -3q है तो 3 भागों में तोड़ लो, जब 3 भाग में तोड़ दोगे तो -q -q, तो एक डायपोल मोमेंट बन जाएगा इसी डायरेक्शन में, एक बन जाएगा ऐसे, एक बन जाएगा ऐसे। अगर ये डायपोल मोमेंट p है, और ये p है, और ये p है, और हर एंगल में, हर पेयर में एंगल 120 का है, हर एक पेयर में एंगल 120 का है। तो आपको मैंने पीछे बताया कि अगर हर एक पेयर में एंगल 120 का है और वेक्टर की वैल्यूज बराबर है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे आ जाएगी, सेम आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन यार नीट में आ जाते हैं, कुछ नहीं होता है, सिंपल बेसिक क्लियर होना चाहिए।
वो अगर क्लियर है, मैं लिख के देता हूं, आपको तकलीफ नहीं होने वाली फिजिक्स में। 45 में से 40 क्वेश्चंस एकदम मक्खन की तरह निकलेंगे, मक्खन की तरह। पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे साथ मिलके। जैसे चलो ये वाला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, इसके साथ में एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे, ठीक है? तो अपनी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मान लो ये अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम्हारा ये है, एक लॉन्ग स्ट्रिंग हमारे पास है जिसकी लैम्डा इज द पर यूनिट लेंथ है, चार्ज डेंसिटी है, और पासिस थ्रू द इमेजिनरी क्यूब, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लक्स। देखो मैक्सिमम फ्लक्स आपको पता है। अगर मेरे पास एक क्यूब हो, पहली बात तो क्यूब बना लेते हैं अपन लोग अपना। ये मान लो सपोज करो मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, दैट इज अ क्यूब। ये हमारे पास मान लो एक क्यूब है। अब इस क्यूब से हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इस वाले क्यूब से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लॉन्ग स्ट्रिंग है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, उसको पास कर रहे हैं, मैक्सिमम फ्लक्स निकालना है। यार ये मैक्सिमम फ्लक्स बोले तो क्या, मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब चार्ज एंक्लोज्ड मैक्सिमम होगा। अब मुझे एक बताओ, क्यूब की मैक्सिमम लेंथ कौन सी होती है? क्यूब की मैक्सिमम लेंथ, अगर मैं क्यूब की मैक्सिमम लेंथ की बात करूंगा ना, तो क्यूब की मैक्सिमम लेंथ होती है क्यूब का डायगोनल। देखो एक तो स्क्वायर का डायगोनल होता है, इसका डायगोनल होगा ऐसे करके, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं क्यूब के डायगोनल की बात कर रहा हूं। क्यूब का डायगोनल यहां से शुरू होता है और यहां पे खत्म होता है, मतलब कमरे के पीछे वाले पॉइंट से शुरू हुआ और कमरे के आगे वाले पॉइंट पे जाके खत्म होगा, ये क्यूब का डायगोनल होता है। ये सबसे बड़ी लंबाई होती है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, अगर मान लो क्यूब की लंबाई ए है तो इसकी लंबाई भाई लिख लो √3a होती है। ऐसे पॉइंट जो मैथमेटिकली पॉइंट आपको डायरेक्टली याद है तो क्वेश्चन जल्दी निकलेगा। अब ये लंबाई √3a है, तो इसमें जो चार्ज एंक्लोज्ड होगा, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो लैम्डा है। अब अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है, इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, इसको लेंथ से इंटू कर लो, इतना चार्ज इस क्यूब के अंदर एंक्लोज हो गया। अब जो फ्लक्स बनेगा गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग कितना बनेगा, जितना भी चार्ज एंक्लोज है लैम्डा इंटू में √3a अपॉन में कर दो एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर बन रहा हो तो ये आंसर बनेगा जी क्वेश्चन का, बन गया ना आंसर क्वेश्चन का, है कि नहीं? ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन। अब मैं पूछता हूं तुमसे एक बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, जवाब देना सोच समझ के। कल मैंने जो क्लास ली थी ना, उसमें मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था। मेरा क्वेश्चन ये है, अच्छा चलो एक पहले सिंपल सा जवाब देना, कि मेरे पास अगर ये एक लाइन ऑफ चार्ज है, ठीक है, और ये सिर्फ यहां तक है, ऊपर इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, ऊपर से इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, और ये सिर्फ यहां तक है, और इसके सामने मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसके सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसके कितने कंपाउंड्स बनेंगे, और लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्डा है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, अगर ये दूरी मान लो a है, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर होगी ना। इससे फील्ड क्या बनती थी, एक फील्ड बनती थी, कंपोनेंट बनता था परपेंडिकुलर और एक बनता था पैरेलल, याद है इसी को। तो ये फील्ड क्या बनती थी, इसका फॉर्मूला था शायद याद हो, के लैम्डा बाय आर की जगह ए ले लो, साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा 2, जो एंगल इनफाइनाइट एंड से हुआ वो एंगल 90 बनता है, और बिल्कुल सामने वाला जो एंड है ना, ये एंगल 0 बनाता है। तो फॉर्मूला था साइन थीटा वन तो 90 ले लो क्योंकि एक एंड इनफाइनाइट है तो 90 हो गया, और थीटा 2 0 ले लो, तो थीटा 2 0 लोगे तो साइन 0 0 बन जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, के लैम्डा बाई ए। तो ये फील्ड बन जाएगी के लैम्डा बाई ए, और एक फील्ड बनेगी पैरेलल, उसका फार्मूला पता क्या था, के लैम्डा बाई ए कॉस थीटा 2, थीटा 2 एंगल 0 ले लिया, ठीक है, और कॉस 0 1 हो गया, और कॉस 90 0 होता है, तो ये भी क्या बनेगा, के लैम्डा बाई ए। तो एक फील्ड ऐसे बनेगी, एक फील्ड ऐसे बनेगी। अब मैं तुमसे एक मस्त क्वेश्चन पूछ लेता हूं यार, और उससे भी पहले एक पॉइंट और पूछ लेता हूं। एक पॉइंट तुम्हारे लिए ये है कि अगर मेरे पास ऐसे करके एक सर्कुलर आर्क हो, अगर मेरे पास एक ऐसे करके सर्कुलर आर्क हो जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लो लैम्डा है, और मुझे इस आर्क के सेंटर पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो अगर मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, और सपोज करो ये जो आर्क है यहां से पूरा एंगल 2 थीटा, या सॉरी थीटा का सस्टेंड हो रहा है एंगल, पूरा एंगल थीटा का बन रहा है। ये क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर भी आया हुआ है।
तो अपने आप में सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी और डायरेक्शन क्या बनेगी, वैल्यू क्या बनेगी। तो अगर इसकी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो पहली बात ये बाइसेक्टर लाइन है ना, फील्ड बनेगी ऐसे करके, ऐसे, सिर्फ परपेंडिकुलर, कोई पैरेलल नहीं बनेगा। और फार्मूला बता रहा हूँ क्या होता है, 2k लैम्डा बाय आर, आर इज द रेडियस, और साइन थीटा बाई टू, थीटा बाई टू मतलब जितना पूरा एंगल है ना, इस पूरे एंगल का आधा कर दो, तो साइन थीटा बाई टू ये एंगल बनता है, ये फार्मूला बनता है। तो इस वाले केस का ये तुम्हें बताया और इस वाले केस का तुम्हें ये बताया। अब एक बढ़िया क्वेश्चन मिला के पूछ लेता हूं तुमसे, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन पूछें, एक बढ़िया सा क्वेश्चन, चलो देखो क्या पूछता हूं। बढ़िया सा क्वेश्चन तुमसे ये पूछ लेता हूं मैं, इसको नोट कर लेना। अब बढ़िया क्वेश्चन सीधा पूछ रहा हूं, ये देखो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास अगर ऐसे करके एक फ्रेम हो, ऐसे करके एक फ्रेम हो, ठीक है, ये लेंथ जा रही है इनफाइनाइट पर और ये लेंथ भी जा रही है इनफाइनाइट पर, और मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो आप भी साथ साथ करो क्वेश्चन यार, और मैं भी साथ साथ करता हूं, दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी फर्स्ट वायर से, उससे पहले देखते हैं। ओ यार शिट, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने क्वेश्चन मिटा दिया। तो यहां पर मैं क्वेश्चन दोबारा बनाना पड़ेगा मुझे यार, तो डायग्राम भी गंदा सा बन रहा है यार ये तो। चलो इतनी वायर ले लेते हैं, क्या है, इनफाइनाइट तो है, अब सही है, चलेगा भाई ये तो है ना। अब देखो मुझे यहां पर फील्ड निकालनी है। सबसे पहले फील्ड मैं निकालूंगा इससे, इससे फील्ड बनती है एक ऐसे, इस वाले से, और एक ऐसे, ठीक है। और इससे अगर निकालूंगा तो अगर इस वाले से फील्ड इधर बनी थी राइट में, तो इससे फील्ड का बनेगी ऐसे करके लेफ्ट में, और एक तो नीचे ही बनने वाली है। तो जितनी फील्ड ये बनने वाली है उतनी फील्ड ये बनने वाली है ना। कितनी फील्ड बनी थी याद है, इधर फील्ड बनी थी के लैम्डा बाई आर, और ये फील्ड भी बनी थी के लैम्डा बाई आर, ठीक है। तो ये फील्ड लैम्डा के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर कट जाएगी, और ये फील्ड दोनों जुड़ जाएंगी, और अगर दोनों फील्ड जुड़ जाएंगी तो कितनी बन जाएगी, के लैम्डा बाई आर, और के लैम्डा बाई आर कितनी होगी, 2k लैम्डा बाई आर। इन दोनों से मैंने फील्ड निकाल दी है। अब मैं फील्ड निकालूंगा इस सेमी सर्कुलर लूप से। अगर मैं सेमी सर्कुलर लूप से फील्ड निकालूंगा ऐसे करके, जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन करें, वरना मेरी आवाज आएगी तो फिर नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, है ना। तो स्क्रीन को पॉज कर ले और फिर क्वेश्चन करें। इसकी फील्ड बनेगी, सेमी सर्कल है तो इसकी फील्ड बनेगी ऐसे करके। इसका फॉर्मूला था 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई टू, थीटा पूरा एंगल बनेगा 180 का, तो साइन 180 बाई टू साइन 90 हो गया, तो ये क्या बन गया 2k लैम्डा बाई आर। तो ये फील्ड बनेगी ऊपर की ओर 2k लैम्डा बाई आर। तो नीचे फील्ड कितनी बनेगी 2k लैम्डा बाई आर, ऊपर फील्ड कितनी बनेगी 2k लैम्डा बाई आर, दोनों फील्ड कैंसिल होगी, नेट फील्ड क्या बनेगी, नेट फील्ड जीरो बनेगी ना। था ना बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में क्यों करा रहा हूं साथ साथ, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा बेटर हो जाए, क्योंकि सारे फार्मूले हम यूटिलाइज कर लेंगे यार कि फार्मूले का यूज क्या हमारे पास, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस साथ साथ करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। और भाई लोग लाइव मुझे आना, आप लोगों के साथ लाइव मुझे एक्सपीरियंस करना, आपने भी और मुझे आपको भी। सब्सक्राइब करते रहो, जल्दी से मुझे 1K कर दो। जैसी 1K मुझे आप 1-2 दिन के अंदर कर दोगे, मैं लाइव आना शुरू कर दूंगा यार। पर लाइव आने के लिए 1K करना तो बहुत जरूरी है यार, ठीक है। तो जल्दी करो, फास्ट एंड फास्ट। मुझे पता, मुझे बहुत प्यार करते हो, आपके लाइक्स भी चाहिए और आपका प्यार भी चाहिए, आपका एप्रिसिएशन भी चाहिए और आपका सब्सक्रिप्शन भी चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइब करो। चलो देखो ये लगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देख के लग रहा पता नहीं क्या क्वेश्चन है, मैं इसके ऑप्शन भी दिखा देता हूँ आपको। मैं ये पोटेंशियल का क्वेश्चन है, पोटेंशियल्स के बारे में कुछ जोर रखा है। देखिए क्वेश्चन क्या, ध्यान करना। क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर पॉइंट ABC द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी सच दैट, वो कह रहा है कि हमारे पास एक आइसोलेटेड चार्ज कनेक्टर है। अब मैं इसके बारे में तो एक खास बताता हूँ। क्वेश्चन सिंपल सा, कोई खास बात नहीं है, मेन पॉइंट समझो, जो बात खास है, जो खास बात है वो उस पर ध्यान दोगे आप। हर क्वेश्चन में खास बात पर ध्यान दो, क्वेश्चन तो अपन लोग कर लेंगे भी। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो देखो ध्यान से। कंसेप्ट इज व्हाट, राइट, व्हेन देयर इज चार्ज कनेक्टर, व्हेन देयर इज द चार्ज कनेक्टर, इन दैट केस चार्ज कंडक्टर पे ध्यान देना। कंडक्टर पे मैं ज्यादा वजन डाल रहा हूं क्योंकि
बॉडी अगर कंडक्टिंग है और चार्ज है, उसके अंदर हमेशा हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ईच एंड एवरी पॉइंट। उसकी शेप कैसे भी हो ये मैटर नहीं करता, उसकी शेप स्फेरिकल हो, क्यूबिकल हो, इस तरह की रेगुलर शेप हो, अगर एक चार्ज कनेक्टर है, ये पॉइंट नोट कर लो कि उसके हर पॉइंट पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और उसके अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट, और सरफेस का पोटेंशियल भी कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट। ये बात याद करने लायक है, याद कर लो अभी के अभी, कि जब भी एक चार्ज कनेक्टिंग बॉडी होती है, उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, एंड पोटेंशियल इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट इनसाइड दैट। ये भी चार्ज कनेक्टर लिखा हुआ ना, एंड दिस द चार्ज कनेक्टर, दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज जीरो एंड द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट। हर पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, चाहे वो कोई पॉइंट हो, सरफेस से लेकर अंदर तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, सारे पोटेंशियल बराबर होंगे। तो इफ यू नो दिस कंसेप्ट, if there is charge connecting body, that means inside electric field always zero, right? मेरे ख्याल से ऑप्शंस की जरूरत नहीं है आपको, you know it well, the answer is a B. okay, farad is the unit of what? farad किसका यूनिट है आपको पता है, ठीक है, तो इसमें टाइम खराब नहीं करते। farad is the unit of the capacitance, and C का फॉर्मूला is Q by V. Q is the coulomb per volt, coulomb per volt is there, so nothing to say much more about that in this question. But one more thing, एक क्वेश्चन जो नीट में आया था कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज द वोल्ट मीटर। क्या पता आप लोगों को? नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज वोल्ट मीटर। सोचो, अगर पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो सेशन के एंड में बताऊंगा, सोचो जब तक, थिंक अबाउट दैट। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। एक बार ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, ये रे कॉड साइन टेन साइन। ओके, द क्वेश्चन इज दैट a charge ball B hangs from the thread S, which makes angle theta, and a large charge connecting sheet P. The surface charge density is sigma. The sheet is proportional to the surface charge density sigma of the sheet. अच्छा, sigma किसके proportional होगा? sigma किसके proportional होगा? That is we have to find that. Okay. Now this is the infinite large connecting sheet. Okay, now one more point I will to tell you. If we have the large connecting sheet, that is charge on this side as well as on this side, in that case the electric field is sigma by epsilon naught. अगर लिखा है कनेक्टिंग शीट है तो चार्ज इस साइड भी हुआ, चार्ज पीछे भी हुआ, और फील्ड बनती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर मेंशन कर दें शीट इज नॉन कनेक्टिंग, इन दैट केस चार्ज एक तरफ होगा एंड द फील्ड इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लीज कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखो ध्यान से, इधर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा Q, रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज, नीचे फोर्स लगेगा mg जो वेट होगा, दैट इज द टेंशन T इन द स्ट्रिंग, दिस इज द थीटा एंगल, so that is the T cos theta and that is the T sin theta, right? अच्छा, अगर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स द T sin theta QE, T sin theta is QE and the T cos theta is equals to mg, that means QE by mg is equals to tan theta. E is the electric field by the sheet, और the sheet is connecting ना, तो आंसर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट mg is equals to tan theta. So sigma is proportional to what? I think you get the answer, which answer is right. But ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी भाई, क्या जो बताई है कि whether the sheet is connecting, whether the sheet is conducting और the sheet is non connecting, ये बात है, आप ध्यान में रख लो, क्योंकि रिजल्ट में डिफरेंस है। अच्छा, एक बार बताओ, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है? कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एक प्लस सिग्मा एक माइनस सिग्मा, इसके बीच में कितनी फील्ड बनती है? याद है सभी को? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे जैसे फार्मूले मुझे याद है ना, अगर तुम्हें फार्मूले याद हैं, पेपर में नीट में 22 क्वेश्चन तुम्हारे कोई रोक नहीं सकते, अगले जो क्वेश्चन तुम्हारे 15 होते जो कि एवरेज क्वेश्चन होते हैं उन्हें तो कोई रोक नहीं सकते।
तो 37 क्वेश्चन तो तुम्हारे ये बन गए। और अगर थोड़ी सी फिजिक्स मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहोगे तो बाकी क्वेश्चन कितने रहेंगे आपके, 8, वो भी हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन हो गए, 45। अब फिजिक्स में 45 ठीक हो गए, बायो भी तुम ठीक कर लोगे, केमिस्ट्री भी ठीक कर लोगे। अब तो मिठाई खिलाने की दूरी है, बस मिठाई खिला दो यार मुझको, है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, पर अगला क्वेश्चन यार बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअल में ना। ऐसा क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में कई बार आया है, ऐसा क्वेश्चन नीट के एग्जाम में कई बार आया है, और ऐसा क्वेश्चन मैंने कई बार कराया भी है। जो मैंने कल डिस्कस किया था उसके अंदर भी मैंने एक क्वेश्चन करा था ऐसा करके, ठीक है। तो इसको भी कर रहे थे, कोई खास बात नहीं है। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ई का फार्मूला होता है माइनस में डबा बी बाई डबा एक्स, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसमें सारे एक्स वाले हैं तो एक्स में कर दो डिफरेंशिएशन। एक्स में डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस इसका डिफरेंशिएशन करोगे पहले वाले पार्ट का, तो 1000 ब्रैकेट में कर लेते हैं, 1000 ऐसे रहेगा। ये एक्स की पावर ऊपर -1 है, तो पावर को आगे लेके आते हैं और फिर पावर में से एक कम करते तो एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो 1500 ऐसे रहेगा। एक्स का ऊपर बार -2 हुआ तो -2 आगे लेके आओगे और नीचे पहुंचने के बाद ये क्यूब हो जाएगा। इन द सेम वे दिस इज द 500, -3 को आगे लेके आओगे और फिर एक्स की पावर 4 बन जाएगी। और ये सारे वैल्यूज देखो पॉजिटिव बन जाएंगे क्योंकि बाहर साइन माइनस का है ना। एक मिनट, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी -1 लगा दिया है तो यहाँ पर प्लस का लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी टेक द -1 ये, ओके। तो सारे प्लस के हो जाएंगे। एक्स की वैल्यू पुट कर दो 1 मीटर और आपको आंसर मिल जाएगा, जो भी आंसर मिल जाएगा पर मिलेगा अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। तो जे वाला आंसर नहीं होगा, जीरो आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से जो भी आंसर होगा चेक कर लेना, क्योंकि इन दोनों में से कोई आंसर आपका हो सकता है। पर पॉइंट वही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दिस इज माइनस dv बाई डी आर। और कई बार जो पोटेंशियल होता है ना, जरूरी नहीं कि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट देखा तो एक्स ही होगा, कई बार वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, जेड भी होगा। अगर एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे तो एक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग निकालनी पड़ेगी ई एक्स करके, और माइनस डबा बी बाई डबा एक्स करके। ई वाई अलग से निकालना पड़ेगा माइनस डबा बी बाई डबा वाई करके, और ई जेड अलग से निकालना पड़ेगा माइनस डबा वाई डबा जेड करके। जब x करोगे ना तो x वेरिएबल होगा, बाकी सारे y z सब के सब कांस्टेंट होंगे। y वाले में x और z सारे कांस्टेंट होंगे, z वाले में x और y सारे कांस्टेंट होंगे, और फिर वेक्टर सम में सबको ऐड कर सकते हो आप। इस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया, उठा के देखो यार, पिछले 5-6 साल को उठा के देखोगे 3-4 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छान डालो, एक एक क्वेश्चन को छान डालो, एक एक क्वेश्चन को कर डालो, ठीक है। अब देखो जी अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो क्वेश्चन तुम्हारा ये है, अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियाई। ये भी ध्यान रखो कि अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई है। साइड बाय साइड इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेस्ट पर है, और इसको हम लोग 70 वोल्ट से 50 वोल्ट पर लेके जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। अच्छा मुझे बताओ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। बहुत सारे बच्चों को पोटेंशियल का फार्मूला याद रहता है के क्यू बाई आर, लेकिन वर्क डन का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। पर आप लोग याद कर लो कि वर्क डन का फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इन टू में चार्ज। ये फार्मूला आप अच्छे से याद कर लो। तो जितना वर्क डन हुआ उतनी ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है ना, तो वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। मुझे निकालना भी काइनेटिक एनर्जी है, इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना 20 वोल्ट का हो जाएगा, डिफरेंस इनटू में चार्ज जो हमारे पास है अल्फा पार्टिकल है, और अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो ट्वाइस ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। तो ये 40 eV आंसर बन जाएगा तुम्हारे क्वेश्चन का। पर ये पॉइंट जो साइड में इंफॉर्मेशन है, ये पॉइंट आपको याद होनी चाहिए भाई लोग। देखो याद करने से क्या होता है कि पेपर में ना देखो जल्दी से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, और जब एक मोमेंटम सेट हो जाता है ना तो हर क्वेश्चन जल्दी 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 निकलता रहता है। तो एक वो मोमेंटम सेट होना चाहिए तुम्हारा, मोमेंटम। और जब मोमेंटम सेट हो जाएगा तो फिजिक्स में आपको तकलीफ भी नहीं आएगी यार। और जब कोई फिजिक्स करते हो ना 8-10-12 क्वेश्चन कर लिया, फिर माइंड को फ्रेश कर लिया करो। थोड़ा सा चाय वाय ले लो यार, चाय नहीं पीते कोल्ड ड्रिंक ले लो, कोल्ड ड्रिंक चलो मत पियो, ठंडा दूध ले लो, गाने सुन लो, ठीक है, बढ़िया से गाने सुन लो, टच मी टच मी टच मी, ठीक है, मतलब और भी बहुत सारे गाने हैं, तो कोई भी गाना सुन लो,
माइंड फ्रेश करके फिजिक्स करोगे, मजा आएगा। मॉर्निंग में जल्दी उठ लो, 1 घंटा योगा कर लो, आंखों को रेस्ट दो, घूमो, थोड़ा सा छत पे आज कर दो, और फिर पढ़ना शुरू करो। आप एंजॉय करोगे फिजिक्स, पर उठने के 1 घंटे के बाद, ठीक है। 1 घंटा अपने आप को दो, अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए। अपने को टाइम देना भी बहुत जरूरी होता है, पता तुम लोगों को। अच्छा चलो ये बताओ, इसके लिए फार्मूला आपको लोगों ने कल ही बताया थी, कल मैंने इसके लिए आपको फार्मूला बताया है कि जब भी हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर होगा, देखो अगर ये होता कंडक्टिंग स्फीयर, अगर ये होता कंडक्टिंग स्फीयर, तो पता क्या आंसर होता, तो आंसर होता ये वाला। लेकिन अभी स्फीयर कौन सा है, इंसुलेटिंग स्फीयर है, और इंसुलेटिंग स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल बनता है उसका फार्मूला मैंने कई बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, दोबारा से याद कर लो। के क्यू अपॉन में 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सेंटर का जब पोटेंशियल निकालते हैं तो 3k अपॉन में 2r आता है, और जब सरफेस का पोटेंशियल निकालते हैं तो KQ बाय R आता है। मीन्स सरफेस का पोटेंशियल कम है और सेंटर का पोटेंशियल ज्यादा होता है, यहां से अगर देख लो आपको, ठीक है। तो हायर पोटेंशियल से शुरू हुआ, फिर जब भी ऐसा होता है ना, कर्व बनता है, ऐसे करके कर्व, उल्टा कर्व बनता है, तो देखो कर्व बन रहा है, इसको बोलते हैं हाइपरबोला, इसको सॉरी इसको बोलते हैं पैराबोला, दैट इज कॉल्ड द पैराबोला। तो ये पैराबोलिक कर्व है, ठीक है। और फिर जब बॉडी सरफेस से बाहर जाती है, जब चार्ज बॉडी से बाहर जाते हैं तो बॉडी बिहेव करती है पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज में पोटेंशियल r से इनवर्सली वेरी करता है KQ बाय R, तो ऐसे करके बन जाएगा भाई हाइपरबोला, ऐसे करके, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लो यार, नोट कर लो 100%, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, डायरेक्टली याद होना चाहिए। और अगर कनेक्टिंग होता तो अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, और फिर बाहर बॉडी बिहेव करती है पॉइंट चार्ज और डिस्टेंस से इनवर्सली वेरी करता है। ऐसे पॉइंट्स आपको याद अगर होंगे ना, तो आपको एक अलग लेवल पर पहुंचा देंगे ऐसे करके। और मेरा तो ऐसा मानना है यार कि फिजिक्स में लेवल बढ़ाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी यार, रट्टा मारने को कम है, समझने को ज़्यादा है, प्रैक्टिस करने को ज़्यादा है। पर मेरे साथ जब लेक्चर आप देखोगे ना, तो ये फार्मूले आपको बार बार मिलेंगे, एक बार नहीं मिलेंगे, कई बार मिलेंगे। क्वेश्चन हो सकता है कि डिफरेंट हो, पर फार्मूले कई कई बार मिलेंगे। कल भी मैंने बताया था, परसों मैंने बताया था। तो ऐसे करके यार आप जब लगातार देखोगे, लगातार रिवाइज करोगे ना, ये धीरे धीरे करके आपको अपने से लगेंगे, कोई मिल गया ऐसा लगेगा सिस्टम, ठीक है। और ये आपको जल्दी याद हो जाएंगे फिर, और जब जल्दी याद हो जाएंगे तो फिर आपका माइंड शार्प हो जाएगा, क्वेश्चन जल्दी करने लग जाओगे। पर जब भी आप मेरे लेक्चर देखो ना, तो आप एक बार इसको म्यूट नहीं, उसको पॉज कर लो, क्वेश्चन पहले खुद करो, फिर देखो कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, राइट। चलो जी ये बताओ, क्यू चार्ज है, व्हाट इज द पोटेंशियल एंड द इंटेंसिटी सेंटर। कितने लोग बताएंगे इंटेंसिटी सेंटर। मैं बताता हूँ, इंटेंसिटी एट सेंटर 0 बनेगी और पोटेंशियल नॉन जीरो बनेगा। जब भी बॉडी की शेप सिमेट्रिक हो, देखो पॉइंट सुन लो, जो साइड में पॉइंट वो इंपॉर्टेंट है। जब भी बॉडी की शेप सिमेट्रिक हो, जब भी बॉडी की शेप सिमेट्रिक हो, जैसे ये ट्राइंगल हो गया, हो सकता है ऐसे करके स्क्वायर हो सकता है कि रेगुलर पेंटागन हो सकता है कि रेगुलर हेक्सागन हो, मतलब हेक्सागन मान लो उसको। तो जब भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा और रेगुलर बॉडी होगी, शेप सिमेट्रिक होगी, उसके सेंटर पर हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ये पॉइंट रट्टा मार लो आप लोग। इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कैसे बनेगी, एक फील्ड बनेगी ऐसे, एक फील्ड बनेगी ऐसे, और एक फील्ड बनेगी ऐसे। अब इन दोनों की जो रिजल्टेंट फील्ड बनेगी ना, वो बनेगी ऐसे, और इसके बराबर बनेगी, नेट फील्ड 0 बन जाएगी। स्क्वायर होगा तो एक फील्ड ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। पेंटागन में भी होगी, रिजल्टेंट फील्ड जो बनेगी 3 से, वो बनेगी, मान लो सपोज करो 3 से जो फील्ड बन रही है वो ऐसे करके बन रही है, न्यू करके बन रही है ऐसे करके, इससे ऐसे बन जाएगी, नेट 0 जाएगी, हेक्सागन में भी कैंसिल हो जाएगी। सभी केस के अंदर फील्ड 0 बन जाएंगी। एक सर्कल में भी अगर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो सेंटर पर नेट फील्ड 0 ही बन जाएगी। पर पोटेंशियल 0 नहीं बनेगा, पोटेंशियल तो बनेगा, स्केलर क्वांटिटी है, इससे बनेगा KQ बाय R, R दूरी ये वाली लोगे, और ये लंबाई अगर निकालनी तो वो भी निकाल सकते हो,
ये पूरी लंबाई ए है तो आधी लंबाई ए बाई टू होगी, ये एंगल 30 डिग्री का बन जाएगा, तो इस लंबाई को निकाल सकते हो ना। तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। cos 30 कितना होता है √3/2। बेस हमारे पास a बाई टू है और तुम्हें l निकालना है, तो l क्या बन जाएगा, l बन जाएगा a बाई √3। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना तो कोई खास बात नहीं है यार, कोई खास बात नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस का फायदा तभी है जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो। मैं पहले बोल चुका हूँ, कंसेप्ट क्लियर होगा प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हो कम कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर भी। पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पॉइंट्स क्लियर नहीं है, फॉर्मूले क्लियर नहीं है, तो फिर मुश्किल है यार। फिर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो यार, बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तभी क्वेश्चन करने का मैक्सिमम फायदा मिल सकता है आपको, ठीक है। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको थ्योरी पार्ट भी कराता हूँ। कल मैंने थ्योरी कराया था, अब मैं कल जो थ्योरी लूंगा वो कैपेसिटर प्लस इलेक्ट्रिक करंट की दोनों की ले लूंगा, राइट। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन भी सिंपल था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है देखने में। तो ऐसे क्वेश्चन जो बड़ा सा आता है ना उसको बोलते हैं हम लोग अनसीन पैराग्राफ, नहीं बोलते 11th क्लास में, सॉरी 10th क्लास में आता है इंग्लिश में, पैराग्राफ टाइप अनसीन क्वेश्चन। और वो उसकी खास बात क्या होती है, वो क्वेश्चन अनसीन होता है और उसको हम कभी सीन करते भी नहीं, उसको कभी पढ़ते भी नहीं हम लोग, सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन में शब्द मिलाते हैं कि कहाँ पर आ रहा है, उसको अंडरलाइन करके वही आंसर उठा के लिख देते हैं। ऐसे ही करते ना, हाँ मैं भी ऐसे ही करता था यार, तभी थोड़ी अंग्रेजी कमजोर रहेगी। बाकी चलो खैर ध्यान दो। चार्ज ऑन ए सर्कुलर रिंग is q, minus q charge is placed at the distance √3r from the center and released to move. When the charge reaches center of the ring, its kinetic energy is। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है बढ़िया सा है, आप स्क्रीन को पॉज करके करना। हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है ऐसे करके, ठीक है, और इसका रेडियस r है। माइनस क्यू चार्ज प्लेस, और इस पे जो चार्ज है वो क्यू है, इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो क्यू है, कैपिटल क्यू। और यहां से पहुंच जाओ √3r पर, और यहां पे एक चार्ज रख दिया माइनस क्यू, ठीक है। अब ये मूव करेगा ऐसे करके, अट्रैक्ट होगा, और जब यहां पर पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये बताना क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या यूज करोगे तुम लोग बताओ। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, क्वेश्चन हमारा इजीली से लेकिन क्लियर हो जाए कि हमें क्वेश्चन कैसे करना होता है। क्या करोगे यार, पहली बात, जब भी चार्ज यहां पर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, जब चार्ज यहां पर पहुंचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, जब चार्ज यहां पहुंचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी, और अगर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी तो आप लोग फोर्स वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। पहली बात तो ये ध्यान रखना, इसमें फोर्स वाला मेथड मत लगा देना, वरना इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा, मुश्किलिटी हो जाएगी, और मुश्किलिटी होगी तो क्वेश्चन गलत। तो ऐसे क्वेश्चन को करो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कि जितनी यहां पर एनर्जी होगी उतनी एनर्जी यहां पर होगी। यहां पर कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और जब यहां पर पहुंचेगा तो कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब किसी सर्कुलर रिंग की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनता है, ये कितने लोगों को पता है, मैं बताता हूँ। इसका फॉर्मूला बनता है के इंटू क्यू, और ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, और ये लंबाई होती है रूट में आर का स्क्वायर, आर इज द रेडियस, और प्लस में एक्स का स्क्वायर, एक्स ये वाली दूरी, ये पोटेंशियल का फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें फार्मूला लगाओ ये वाला, तो क्या बन जाएगा बताओ, के इंटू क्यू, ये वाला चार्ज जो भी है क्यू, रूट में आर का स्क्वायर प्लस में √3r का स्क्वायर, तो 3r 4r का स्क्वायर होगा, 4r का स्क्वायर मतलब 2r हो गया, इंटू में चार्ज है माइनस क्यू, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल इंटू में चार्ज, तो ये तो पोटेंशियल का फार्मूला है, और एनर्जी का फार्मूला होता है पोटेंशियल इंटू में चार्ज, यही फार्मूला वर्क डन का भी होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल इंटू में चार्ज ये बन गया। जब ये चार्ज सेंटर पे पहुंच जाएगा तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, सेंटर पे पोटेंशियल होगा के इंटू क्यू और अपॉन में आर, इतना होगा सेंटर पोटेंशियल, है ना। और जो चार्ज पहुंचेगा वो माइनस क्यू, और साथ में हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, उसको के ही ले लो, हमें तो निकालनी है, उठा के इधर ले जाओ यार। तो देखो जी, के क्यू क्यू बाई आर में से के क्यू क्यू बाई 2r को माइनस कर दो, तो मेरे ख्याल से रह जाएगा ये के क्यू क्यू अपॉन में 2r। एक में से
ये 1 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, तो के क्यू क्यू, और के को पुट कर दो 1.45 एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू क्यू और 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये बनेगा आंसर तुम्हारा सी। तो इस क्वेश्चन का भाई देखो आंसर तुम्हारे सामने मैंने कैलकुलेट कर दिया है, बता दिया है कि इस क्वेश्चन का आंसर C4 कैलकाटा है। कैसे आया, फॉर्मूला बता दिया, तरीका बता दिया, कौन सा मेथड नहीं लगने वाला वो भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ये मैं इसलिए सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप इसको नोट कर सके, आप इसको लिख सकें। लिखना बहुत जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, एक चार्ज Q है, is placed at each of the opposite corners of the sphere, and the charge Q is placed at the each corner of the two corners. If the net electric force of the Q is 0, what is the value of that? मतलब क्वेश्चन देखो क्या है, हमारे पास पहले तो एक स्क्वायर बना लो यार, है ना, स्क्वायर ही है ना, कहाँ लिखा है स्क्वायर, मैंने कहीं पढ़ा, ये लिखा, तो हमारे पास एक ही स्क्वायर है, राइट। अब देखो इसके Q चार्ज प्लेस एट द अपोजिट कॉर्नर्स, Q और Q लाइक मान लेते हैं दोनों, और प्लस Q बाकी दो कॉर्नर पर है, कर दिए। इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द दिस Q इज 0, ठीक है, सबको लाइक मान लेते हैं, और इस पे नेट फोर्स 0 है, तो इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, आधी क्वेश्चन करो मेरे साथ साथ, ठीक है। चलो इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, अगर सबको लाइक मान ले तो इस पे कौन कौन फोर्स लगाने वाला, चलो चेक करते हैं एक बार। इस पे एक फोर्स तो लगेगा ऐसे, लग जाएगा ना इससे, और एक लगेगा ऐसे जो इससे लगेगा। अगर मान लो ये F लगा और ये F लगा, तो पहले इन दोनों को ही निकाल लेते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट बन जाएगा F√2, और इस F की वैल्यू कितनी होगी, F की वैल्यू जाएगी K इंटू क्यू और अपॉन में साइड का स्क्वायर, साइड मेरी A ले ली तो साइड का स्क्वायर, और ये F के लिए होगी इंटू में √2, इसको √2 से इंटू कर लेंगे तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स बन जाएगा। अच्छा अगर इनका फोर्स ऐसे लग गया, अभी मैंने ना सबको लाइक माना हुआ है, सबको लाइक माना है, साइन प्ले हटा दो, सबको मैंने लाइक माना हुआ है, बाद में मालूम चलेगा कि लाइक है या अनलाइक है, जो भी है, ठीक है। तो सबको चलो लाइक मान लेते, साइन हटा देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि मैंने सारे क्यों पॉजिटिव ले लिए अपनी मर्जी से। अब इसके बीच का फोर्स निकाल लेते हैं, अब इनके बीच का जो फोर्स बनेगा वो भी ऐसे मान लेते हैं, कितना बन जाएगा, कि Q स्क्वायर अपॉन डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल तो √2a, तो 2a का स्क्वायर। अब कह रहा है कि इन सबका सम 0 होना चाहिए, सम कर दो, तो K Q √2 अपॉन में a स्क्वायर प्लस में K Q स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर बराबर 0। अब इसको उठा के इधर ले जाओ, तो K Q √2 बाई a स्क्वायर बराबर है माइनस में K Q स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, K और a स्क्वायर हटा लो पहले तो, और एक Q भी हटा लो, ठीक है। तो मुझे निकालना है Q बाई Q का रेशियो निकालना है, तो ये जाएगा Q बाई Q, मेरे को मिल जाएगा Q बाई Q मुझे मिल जाएगा माइनस का 2√2, ठीक है। तो Q बाई Q का रेशियो तो -2/√2 आ गया, 2√2 आ गया, इसमें या तो स्क्वायर गलती से लिख दिया ये, ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि अगर स्क्वायर का निकालेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 आंसर बन जाएगा, वो तो हमारा ऑप्शन नहीं है, इस वाला मुझे Q बाई Q का रेशियो ही निकालना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन कोई खास मुश्किल नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन सिंपल कैटेगरी में आते हैं, टाइम ज़्यादा लग सकता है पर सिंपल कैटेगरी क्वेश्चन है। पॉइंट्स अगर आपको पता है कि हमें √2 का लगाना है, √3 का लगाना है, एंगल 120 का तो क्या करना है, अगर ये डायरेक्टली पॉइंट पाता है तो सीधा आपका आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को। अब ये पॉइंट आपको यार रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए, बता रहा हूँ ध्यान सुना। तुम लोगों को बताया मैंने कि अगर मेरे पास एक चार्ज कनेक्टर हो, अगर मेरे पास एक चार्ज कनेक्टर हो, ध्यान सुना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चार्ज कनेक्टिंग बॉडी हो, चार्ज मतलब समझ रहे हो ना, कंडक्टिंग का मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है। तो चार्ज सरफेस पर होगा और अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगी और पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होगा, एक पॉइंट तो ये। अब ये चार्ज नॉन कनेक्टिंग बॉडी है, एक चार्ज नॉन कनेक्टिंग बॉडी है, चार्ज नॉन कनेक्टिंग बॉडी। तो अगर चार्ज नॉन कनेक्टिंग बॉडी हो तो पहली बात अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है,
और अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फार्मूला होता है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फार्मूला होता है। और पोटेंशियल का फार्मूला मैंने पीछे लिखा हुआ अभी कि पोटेंशियल भी होता है वो सेंटर पर होता है 3KQ/2R और सरफेस का कम होता है। और अगर इसी बॉडी के अंदर में कैविटी कर दें, कहीं पर कैविटी समझते ना, एक स्पेस खाली कर दें और मान लो सपोज करो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, सेंटर से लेके सेंटर की दूरी मान लो सपोज करो A है, तो ध्यान रखना बेटा इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट होगी। इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट होगी, ये आप याद कर लो अभी के अभी। और कितनी होगी वो भी बता रहा हूं, वो भी याद कर लो। इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू होगी रो A बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और इतनी ही रहेगी। और A होगा सेंटर से लेके सेंटर की दूरी, और इसी डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में ऐसे करके होगी, न्यू करके होगी, कांस्टेंट होगी हर जगह। ठीक है, तो कांस्टेंट होगी डायरेक्शन भी और वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। ये फार्मूला कहां से आता है, ये डेरिवेशन है, ये आपको मैं नहीं करा रहा अभी, लेकिन ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और इतनी ही होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी, एक ही डायरेक्शन में। ए क्या हुआ, सेंटर से लेके इस सेंटर तक की दूरी, इसी डायरेक्शन में सारी की सारी फील्ड होंगी, यूनिफॉर्म होंगी। ये पॉइंट तुम लोग याद कर लो, क्योंकि ये आपके पेपर में अगर आएगा तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, दैट इज द यूनिफॉर्म एवरीवेयर। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा था, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एम्पिटीज, ऑप्शन लिखें 0, नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म। ठीक है बेटा, ये याद कर लो, आपको फार्मूला भी लिख दिया है। और किस डायरेक्शन में होगी, सेंटर की जो लाइन होगी उसी डायरेक्शन में होगी सारी की सारी। ठीक है, याद कर लो यार अभी के अभी। चलो जी एक और क्वेश्चन देखो जी आपके सामने, बढ़िया सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऑप्शन में इसलिए लिख लेता हूं कि मैं निकालना क्या हो मालूम चल जाए। वो कह रहे हैं कि हमें एक्स निकालना, ये एक्स। तो ये सिस्टम, एक बार क्वेश्चन आपके नीट में देखो क्या आया। नीट में बोला कि अगर सिस्टम को हम किसी स्पेस क्राफ्ट में रख दें तो जो इसके हाथ ऐसे है ना सीधे ऐसे जाएंगे, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट में रखोगे तो mg 0 हो जाएगा, जी नहीं होता है, तो वो ऐसे हो जाएंगे सीधे करके, और एंगल 180 बन जाएगा। पर इस वाले केस में कैसे करना, चलो करते हैं जी। इस वाले केस में देखो क्या करना है, इसका जो वेट हुआ वो mg लगता है नीचे, टेंशन लगता है ऐसे, रिपेलिंग फोर्स लगता है ऐसे, टी कॉस लगता है ऐसे, और टी साइन लगता है ऐसे। और जब बैलेंस कर दोगे ना तो tan थीटा का देखो फार्मूला बन जाता है, tan थीटा बन जाता है फोर्स अपॉन में mg। फोर्स कितना हुआ, k क्यू स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर और mg। ये बन जाएगा तुम्हारा फार्मूला जब आप इसको बैलेंस करके लिखोगे तो। ठीक है, अब वो कह रहा है कि tan थीटा को sin थीटा मान लो तुम लोग। अब अगर मैंने tan थीटा को sin थीटा मान लिया तो साइन का फार्मूला बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बन जाएगा x/2 और हाइपोटेन्यूज बन जाएगी इसकी लंबाई जो कि l है, यहाँ पे पुट कर दो तो ये बन जाएगा तुम्हारे लिए x अपॉन में 2l। और यहाँ से अगर निकालोगे तो ये एक्स क्यूब मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पे जाके, तो एक्स क्यूब क्या मिल जाएगा तुम्हें, के क्यू स्क्वायर अपॉन में mg। ठीक है, और 2l पहुँच जाएगा ऊपर, और इस 3 को उठा के इधर ले जाना तो क्यूब रूट बन जाएगा, और जो क्यूब रूट बन जाएगा तो वो तुम्हारा आंसर, तो क्यूब रूट की फॉर्म में तुम्हारा कोई आंसर आ रहा हुआ चेक कर लेना जो भी आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो जी एक और बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन देखो, एक बार तुम्हारे सामने एक और आ गया क्वेश्चन, एक बार ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन क्या है। A charge q is placed between the two fixed charge plus q at a distance 2d, time period of oscillations with the mass m displacing along the line joining। देखो जी आप, ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन, पर टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है अगर तुमसे टाइम पीरियड पूछ लिया तो। ठीक है, जैसे ये चार्ज क्यू है और ये चार्ज क्यू है, और इनके बीच का सेपरेशन दे दिया 2d, और इसके बिल्कुल बीच में मैंने एक चार्ज रख दिया, मान लो सपोज करो क्यू। तो जब बिल्कुल बीच में रखा गया तो नेट फोर्स 0 होगा ना, और अगर बीच से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दोगे तो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, नहीं करेगा। तो अगर थोड़ा सा इधर कर दोगे, मान लो थोड़ा इधर कर दिया, तो इसका फोर्स बढ़ जाएगा, इसका फोर्स घट जाएगा, दोबारा धक्का लग के इधर ही पहुंचेगा। पर जब यहाँ पर पहुंचेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर जो स्पीड जैसे 0 होगी
फिर धक्का ऐसे लगेगा फिर रहेगा, तो ऐसे करके यूं करके ऐसे सिस्टम करता रहेगा। ठीक है, आपने टाइम पीरियड निकालना है। सबसे पहले बात, इसको तुम थोड़ा एक्स यहाँ पे खिसका लो, तो इससे कितना फोर्स लगेगा, इससे फोर्स लगेगा के क्यू, आधी दूरी डी थी ना, और एक्स इधर कर दिया है ना, तो के क्यू क्यू, और डिस्टेंस बन जाएगा डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और उसका डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा एक्स। ठीक है, और डायरेक्शन उल्टी बनेगी तो माइनस कर लो, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, एसएचएम की कंडीशन क्या होनी चाहिए, एसएचएम की कंडीशन आनी चाहिए तुम्हारी कि जो फोर्स है ना, फोर्स या एक्सेलरेशन, वो माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल आनी चाहिए, या सिर्फ एक्स के प्रोपोर्शनल ले आओ। माइनस तो तब आता है जब हम कॉमन सेंस लगा लेते हैं कि इधर खिसकाएंगे तो इधर जाएगा और इधर खिसकाएंगे तो इधर जाएगा। ठीक है, जब ये को लगे इधर खिसकाने से उल्टा वापस आएगा, इधर खिसकाने से फिर उल्टा वापस आएगा, एसएचएम करेगा, तो माइनस की टेंशन मत लेना, क्योंकि माइनस तब आता है जब कम में से ज्यादा को माइनस करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, ज्यादा में से कम को माइनस करो, तो मेरा माइनस यहां पर नहीं आने वाला। ठीक है, अब यहां से के क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो, इसका एलसीएम खोलो, जब इसका एलसीएम खोलोगे तो ये डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो ऊपर तुम क्या मिल जाएगा, ऊपर तो मिल जाएगा 4dx, और नीचे क्या मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया और ये लगा दिया, ये बन गया फोर्स। अब ध्यान से देखो जी, अब हमें चाहिए एक्स के प्रोपोर्शनल पावर 1 आनी चाहिए, पर नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये तब हो सकता है जब एक्स बहुत 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 छोटा हो, वेरी 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 स्मॉलर देन ए। ठीक है, या डी, तो अगर एक्स बहुत छोटा हो तो एक्स स्क्वायर को कर देंगे नेगलेक्ट, और इसको अगर नेगलेक्ट कर दिया तो फोर्स क्या बन गया, देखो फोर्स बन गया के क्यू स्क्वायर 4 इंटू एक्स इंटू डी, और अपॉन में, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमने जीरो कर दिया नेगलेक्ट करके, तो डी की पावर 4, और डी की पावर 4 का मतलब डी कट जाएगा तो डी की पावर क्यू बन जाएगा। अब इसमें देखो एक्स की पावर 1 आ गई, तो x की पावर 1 के साथ में जो भी लिखा हुआ वो कहलाएगा k, और टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट में मास ऑफ द चार्ज और अपॉन में k, और k क्या हुआ, जो भी इस x के साथ में लिखा हुआ सारा का सारा जो फैक्टर कांस्टेंट वाला हुआ ये कहलाएगा k। ठीक है, दिस इज द k, ये वाला k मतलब ले लेना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ये एसएचएम कांस्टेंट है। ठीक है, यहां पर ये वाला k पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा, जो भी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, वट एवर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला तुम्हारा क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी कहां पर है, यहां पर, और लैम्डा चार्ज डेंसिटी हमारी लैम्डा है। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो कैसे निकालोगे यार, तो आपको इस एक्सिस पर फील्ड निकालनी है, तुम्हें इस एक्सिस पर फील्ड निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, देखो यहां पर तुम्हें फील्ड निकालना सिखाया था ना, दो कंपाउंड बनते हैं ऐसे ऐसे, पर अगर फील्ड एक्सिस पे ही निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकालोगे, तो सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप मान लो कि सपोज करो कि यहां से एक छोटा सा एलिमेंट ले लो डी एक्स लेंथ का, और ये दूरी तुमने एक्स मान ली, मान लो। ठीक है, और यहां पर जो भी फील्ड बनेगी वो बनेगी ऐसे करके, ऐसे बनेगी फील्ड, अब ये बनेगी ऐसे करके। ठीक है, तो छोटे से चार से यहाँ पे जो फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, के इंटू में क्यू, क्यू बनेगा लैम्डा डी एक्स, क्यू हो जाएगा लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू में लेंथ जो अपने लिए है, और अपॉन में एक्स का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये तो बन जाएगी फील्ड छोटे से चार से, इसको कर देना इंटीग्रेट। लिमिट कहां से कहां तक लोगे, कि अगर एलिमेंट यहां से लेते तो दूरी कितनी होती, एल होती, और अगर मैक्सिमम यहां तक लेंगे तो दूरी क्या बन जाएगी, 2l बन जाएगी। इसको कर दो भाई लोग तुम इंटीग्रेट, जो आएगा वो आप लोगों को आंसर। तो सारे क्वेश्चंस को मैंने लेके ना इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स को लेने की कोशिश की आप लोगों के साथ में। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाते, सारी कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मैं और क्वेश्चन ऐसे लेके आऊंगा और पॉइंट्स आपके लिए लेके आऊंगा, पर आप पहले इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ढंग से कर लें, जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने डाले हैं उनको भी ढंग से देख लें। कल जैसे मैं लेके आऊंगा इलेक्ट्रिक करंट कैपेसिटर के, मैं कल प्रॉपर थ्योरी पूरी प्रॉपर लेके आऊंगा, सारे कंसेप्ट में एक साथ लेके आऊंगा, और सारे कंसेप्ट अगर आप लोगों ने करने हैं और उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आपको सारे कंसेप्ट पहले क्लियर होने चाहिए। देखो आप लोग भी भाई प्रैक्टिस ऐसे ही करो, पहले दिन सारे कंसेप्ट कर लो, अच्छे से कर लो, और उसी दिन टाइम मिलता है उस दिन सारे क्वेश्चन कर लो। जैसे आपको कल मैंने सेप्टर की पूरी थ्योरी करा दी,
आज मैंने इसकी 15 प्रॉब्लम से ले ली, पर 15 प्रॉब्लम के साथ में आपको मैंने 10 नए कंसेप्ट बता दिए, तो 25 क्वेश्चन के बराबर हो गए कम से कम ये। अब आप क्या करो, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कर डालो, सारे के सारे क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर, जिससे क्या मिलेगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और एक चैप्टर करते करते धीरे धीरे करते इस पूरे मंथ के अंदर, जैसे आज आपने मेरा देखा हुआ प्लानिंग वाला, इस पूरे मंथ के अंदर मैं पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, पूरा EMI/AC, पूरा मैग्नेटिक वाला, पूरा ऑप्टिक्स और पूरा मतलब पूरा 12th करा दूंगा पूरा। इस मंथ का टारगेट मेरा है कि लगभग 25 जून तक या 24 जून तक मैं कंप्लीट आपका 12th का पोर्शन पूरा खत्म कर दूंगा, मतलब 60% पार्ट। और 60% पार्ट अगर आप देखोगे आपके हिसाब से, अगर आप एनालाइज करोगे, तो 60% पार्ट मतलब होता है कि लगभग आपके 30 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन नहीं तो थोड़े आसपास लगभग मान के चलो। और जब तुम्हारे इतने क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, 60% पार्ट तो हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, 25-26 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 11th में हम लोग ज़्यादा जल्दी से फोकस कर पाएंगे, प्रॉपरली कर पाएंगे। मैंने उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई है, उसी हिसाब से आज की मैंने प्लानिंग डिस्कस की है, और आपने भी ऐसे ही करना है। और प्लीज़ सेशन प्रॉपर देखो, पूरा देखो, पूरा सेशन देखो, कंप्लीट सेशन देखो। और एक बात और है कि चैनल को ना अभी के सभी सब्सक्राइब कर दो, सभी के सभी सब्सक्राइब कर दो, अभी के अभी मैक्सिमम कर दो यार, कल तक मुझे 1000 कर दो। जैसे आप मुझे कल 1000 कर देंगे, परसों से अपना लाइव सेशन शुरू हो जाएगा, और लाइव सेशन आने का मैक्सिमम एडवांटेज आपको मिलेगा यार, मैक्सिमम एडवांटेज मिलेगा। तो मुझे लाइव लाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करो जल्दी से, अभी फास्ट एंड फास्ट। बाकी मिलते हैं कल के न्यू सेशन में। टिल देन गुड बाय, शबा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, किंग टोंग, बाय बाय।